इतरा के चल सकूं ये अदा भी उसी ने दी, इतरा के जब चला तो सदा भी उसी ने दी। अदबी महफिलों में और तमाशे की महफिलों में फर्क होना चाहिए। अब तो हूँ एक बूढ़ा माझी, अंतिम टापू ढूंढ रहा। मैं भी कैसा दीवाना हूँ, दिन में जुगनू ढूंढ रहा हूँ, नकली गुलबूटों के अंदर असली खुशबू ढूंढ रहा हूँ। यह है शायरी हाउस इंडिया। सभी देखने वालों को मरहूब रहमानी का सलाम पहुंचे। एक जमाना था जब बिजनौर उर्दू अदब का गहवारा कहा जाता था। बिजनौर शहर अदबी सरगर्मियों से सरशार रहता था। यहाँ शायरों और अशार पर खूब बहस हुआ करती थी, खूब तबसरे हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं। क्यों? यही सब कुछ जानने के लिए आज हम बात करेंगे जाने माने शायर व मशहूर व मारूफ मौर्रिख जनाब शकील बिजनौरी साहब से। मोहतरम शकील बिजनौरी साहब ने बिजनौर के शायरी के गुलजार माहौल को जिया है। आज भी शायरी पर उनकी गहरी नजर है। बिजनौर में पहले जैसा माहौल क्यों नहीं। मोहतरम, पहले बिजनौर में अदबी सरगर्मियां बहुत ज्यादा थी। बिजनौर अदबी सरगर्मियों के लिए आसपास के इलाकों में जाना जाता था। आपने वो माहौल जिया है। आज भी आपकी इस माहौल पर गहरी नजर है। कल के और आज के इस माहौल को आप किस तरह महसूस करते हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं, हमें बताएं। देखिए, मैं जहां आप तशरीफ रखते हैं, इस घराने का जो ताल्लुक सन 1921 से था शौक साहब का, और उस वक्त वो बज़्म अदब चलाते थे खुद शौक साहब। और एक बहुत ऑल इंडिया मुशायरा भी उनकी सेक्रेटरीशिप में हुआ, जिसमें सिर्फ साहिर बदायूनी नहीं आए थे, बाकी सारे शोर आए थे। मैं तो उस वक्त छोटा था, जाहिर है सन 1944 की बात है। तो लेकिन मैं इस माहौल के साथ बचपन से इसलिए जुड़ा कि शाम होती थी और शोरा हजरात की एक मंडली शाम को आ जाती थी। वेकार साहब थे, वो मुंशी थे यहाँ, लेकिन शेर बहुत अच्छे कहते थे, बुखारे के रहने वाले थे। वो आ जाते थे, सैफुर रहमान सैफ आ जाते थे जी, और हाफिज अनवर साहब आ जाते थे, और हकीम अख्तर जैदी, ये लोग आ जाते थे। और खूब तहखादारियां भी होती थी और अदब का माहौल भी होता था। शायरी पर बात भी खूब होती थी। और मेरे वालिद, इन्हें ये जो नाराजगियां होती हैं आपस में, इन्हें शकररंजिया कहा करते थे जी। और वो इस वजह से कि भाई ये वक्त ही होती हैं और फिर कोई बात ऐसी होती नहीं। लेकिन उस माहौल का एक सबसे बड़ा मामला यह था कि उसमें आपस में शेर सुना के लोग जी एक दूसरे को मुतमईन हो जाया करते थे। क्योंकि अगर कोई अच्छा नहीं है तो भाई अरे यार गौर कर लेना इस पर फिर जी। और इस तरह का मामला होता था। यार खूब शेर कहा है तो या तो बहुत बढ़िया शेर कहा। तो हिम्मत अफजाइयां भी होती थी, ये सब मामले होते थे। उसके बाद आप ये देखिए उस जमाने का एक अदब क्या था। ये आने वाली नस्ल के काम आएगी बात जो बताने जा रहा हूं कि यहाँ शौक साहब में और हकीम अख्तर जैदी में आपस में बहुत ही घनी दोस्ती थी जी। उनके दरे दौलत पर एक नशिश थी। वो आए और मामला शुरू, सब बैठे थे और सीधे सीधे उन्होंने हुक्म सादिर किया, शकील हाँ तुम जरा देख लो, इसकी निजामत करोगे। शौक साहब की आज आप सदारत आप कीजिए। तो भाई मैं तो नहीं करता सदारत जी। अब आप उनका ऐसे डायरेक्ट कह देना जी, उन्हें तो बहुत महसूस हुआ
हकीम अख्तर जैदी साहब को कि वाह शौक साहब, ये भी कोई बात हुई, आपने मेरी बात इतनी मोहब्बत से कही, मैंने इतनी इज्जत से कही और आपने टाल दी। खैर वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं करूंगा सदारत। गौर करते रहे हम लोग। अरशद कमाल हयात थे, मेरे पास बैठे थे, यार क्या हो जी। मुझसे कहने लगे, मैंने कहा भाई क्या हो, ये तो बड़ों की बातें हैं। लेकिन फिर मैं खड़ा हुआ और एक बात मैंने कही, मैंने कहा हजरत आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ क्या है, और वही बात सच भी थी कि ये हुआ क्या है कि दोनों में इस कदर मामला। और शौक साहब के लिए उन्होंने एक बात कही, बिल्कुल सरल आंखों में मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मैंने कहा एक बात बता दें हजरत, हकीम अख्तर जैदी मेरे बुजुर्ग हैं, आप मोहतरम, मेरे आप मोहतरम मुझे माफ करते हुए एक बात बता दें, क्या कि शौक साहब का घर किसका है? अरे भाई हमारा है जी जी। जैसा इसका है वैसे हमारा है। और मैंने कहा ये घर किसका है? कि जैसे हमारा है वैसे शौक साहब का है। तो मैंने कहा शौक साहब अपने ही घर में सदारत कर लेंगे और लोग नहीं है। जी 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 जी। अरे ये बात है शकील, ये बात तो ठीक बात है तुम्हारी। ये तो ठीक बात तो है ही भाई, ये लोग ताजी पहाड़ से तशरीफ लाए हैं, मिर्जागान से तशरीफ लाए हैं, तो मतलब सदारत का मौका इनका है। आप मुझसे ही कह रहे हैं कि अपने घर में सदारत करूं, सब जानते हैं कि आपसे मेरा रिश्ता क्या है। कहने लगा भाई शौक साहब मैं यार माफी चाहता हूँ बहुत, अगर ये मामला है तो अब ऐलान भी तुम ही करोगे किसका है। हाफिज उमर साहब तशरीफ लाइए और सदारत कीजिए आज। खैर साहब, आपने अदबी नशिस्तों का, शेरी नशिस्तों का जिक्र किया, तो उस वक्त कुछ अदबी तंजीम भी रही होंगी, कुछ उन तंजीमों पर रोशनी डालिए। कुछ एक तंजीम जो बना रखी थी शौक साहब ने, तो यहाँ जो वो ही थी बज़्म अदब जी, और कुछ तंजीमें तो नहीं थी, लेकिन बस वो ये था कि सब लोग इकट्ठे होते थे और बैठ जाते थे, दावतनामे मिल जाते थे, अबे यार बस हमारे यहाँ नशस्त है और आओ। जिया फिंदी साहब के यहाँ नशस्तें होती थी, हमारे सैफुर रहमान साहब के यहाँ नशिस्तें होती थी। उसमें बड़ी बड़ी खूबसूरत नशिस्तें होती थी, और हम जैसे लोग, क्योंकि मैं उस वक्त नौजवानी की तरफ था, तो हम लोगों को बड़ा सीखने को मिलता था उन नशिस्तों से। लेकिन एक बात, उम्मीद है कि मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, बड़े खुली दिल से एक बात हो रही है कि उस वक्त की नशिस्तों में और आज की नशिस्तों में बहुत जबरदस्त फर्क आया है। एक तो ये है कि जो बड़ों का एहतराम हुआ करता था वो कहीं महफिलों से गायब हो गया है, आज की महफिलों से गायब हो गया है। और उसके अंदर हमारे नौजवान शोरा हालांकि अच्छा कह रहे हैं, लेकिन वो जल्दी खुशफहमियों का शिकार हो जाते हैं और उसके अंदर जरा अजीब बात महसूस करते हैं। तो एक फर्क तो ये आया है जी। और दूसरा फर्क ये आया है कि अब कोई किसी की सुनता नहीं, बड़ों की बात भी नहीं सुनते। और पहले जी बड़ों की बात खूब सुनी जाती थी। जैसे मैं ये अर्ज करूं, मैंने गजल सुनाई, हुक्म हुआ कि आओ बैठो, तो मैं आ गया, कहने लगे सुनाइए कुछ, मैंने एक गजल सुनाई। बाद में मुझसे कहने लगे विकार साहब, अरे शकील तुमसे एक काम है बेटे, जरा मुझे बताना, मिलना मुझसे बाद में। खैर
मेरी कमर पे हाथ रख के बोले बाद में, इसमें से फला शेर है, उस पर गौर कर लेना, शौक साहब से भी दिखा लेना, तुमने दिखाई नहीं है शायद जी। और इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए जी। इस इस्लाह में कितनी खूबसूरती थी। बेशक बेशक जी, कोई जिसकी इस्लाह की जा रही है उसे मालूम है, जी, या जो इस्लाह कर रहा है उसे मालूम है। बाकी वो कोई उसके अंदर तौहीन या तजलील नहीं महसूस करता था। जी जी, उसको इस तरह नहीं टोका जाता था कि जैसे हम बड़े उस्ताद हैं और जाहिर कर देना चाहते हैं कि क्या मामला है। वो इस तरह का मामला उसके साथ था। एक बात ये बताइएगा, शायरों में शुरू से ही गुटबाजी रही है, उस्ताद गालिब के जमाने से ही गुटबाजी हाँ, थी। वो तो है। तो क्या उस जमाने में भी गुटबाजी थी इन शायरों में, जो हमारे बुजुर्ग शायर थे? और गुटबाजी थी तो किस गुट में कौन कौन शायर थे और दूसरे गुटों में कौन कौन शायर थे? थोड़ा सा इस पर। उस तरह उसमें गुटबाजियां जो थी मोहल्ले वाइज थी। काजी पाहे के लोग थे, चाची जी के लोग थे, मुकाबला उस तरह का होता था। और मर्दगान के लोग थे। लेकिन उन गुटबाजियों से एक बात होती, मिसरा दिया गया है जी, और उसके ऊपर उन्होंने जी मामला किया। सब अच्छे शेर निकाले, सारी बातें होती थी जी। और कहीं कहीं आपस में कुछ चुटकियां भी होती थी, जी जी जी, अदबी चुटकियां भी होती थी। और अदबी चुटकियों का जवाब अदबी चुटकियों से दिया भी जाता था। आज के जमाने की सिर्फ कुश्ती नहीं होती थी, चुटकी होती थी, कुश्ती नहीं होती थी। हाँ, यस, कुश्ती होती थी। आज हमारे नौजवान, हालांकि कुछ नौजवान, मैं अपने बिजनौर की बात करता हूँ, बहुत अच्छी शायरी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन देखिए, ये बात बहुत अच्छी है, आदमी कुछ भी हो जाए। फर्ज कर लीजिए कि मैं आज इस उम्र को पहुंचा हूं, लेकिन आप शायद ये बात मानेंगे, और या मुझे देखा भी है आपने, क्योंकि आप कभी, मैं ये बहुत बरसों का साथ है कि मैं आज भी अपने आप को तालिब इल्म ही मानता हूँ। बेशक, ये आपका बड़ापन है। मैंने कभी आज तक, मरहूब साहब, कभी किसी पर ना अपने आप को थोपने की कोशिश की है, ना कभी किसी पर तंज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी हिम्मत अफजाइयां तो की हैं, लेकिन अब हिम्मत अफजाई करने से जरा डर लगता है। तो ये फर्क एक आया है, अदबी फर्क आया है। और इसके बीच कहीं वो जो तहजीब व तमद्दुन था, वो जो नशिस्त बर्खास्त था, वो जो उठने बैठने की तमीज थी, बड़ों के सामने किस तरह बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, और किस तरह दुदानू बैठना चाहिए, और किस तरह उनके सामने इस इजाजत लेके बैठना चाहिए, ये सब अदब की महफिलों से छिन गया है। अगर हम इसे वापस ला सके फिर, तो ये बहुत बड़ा काम होगा। आप लोगों की ये कोशिश शायद इसलिए कारगर हो कि इसमें ये कोशिश जरूर है, बहुत सेहतमंद कोशिश है ये, कि हमारी आने वाली नस्लों की इस्लाह हो, और उन्हें सब कुछ अच्छा है, नशिस्त व बर्खास्त का तरीका सीखने, जो अदब है, अदबी महफिलों में और तमाशे की महफिलों में फर्क होना चाहिए जी, बिल्कुल। और ये इस तरह का जो मामला है, ये जरा बहुत अच्छा नहीं है। और अगर ये हो सका, और हो जाएगा, इसलिए कि बच्चों में मैंने देखा कुछ लोग यहाँ मुहद्दब भी हैं, और कुछ लोग बस वैसे भी हैं, क्या कहूँ,
जी, वो एक मिला जुला सा मामला है। लेकिन अगर इस बात के लिए एक जो लोग अच्छे हैं यहाँ, और एक बहुत अच्छा ग्रुप है जो वाकई स्टैंडर्ड शायरी कर रहा है, और उन्हें पढ़ने का भी शऊर है, उन्हें महफिलों के बीच बोलने का भी शऊर है जी। लेकिन उनके अंदर एक बात महसूस करता हूँ, बड़ा सादगी से बात कर रहा हूँ आपसे, कि कहीं तमकनत महसूस होती है जी। ये तमकनत नहीं होनी चाहिए। अदबी महफिलें तमकनत नहीं मांगती, अदबी महफिलें झुकाव मांगती हैं। शौक साहब का एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। जी इरशाद। वो कहते हैं कि बार बार नखल तो शाखों को झुका लेता है फलदार पेड़ जी, बार बार नखल तो शाखों को झुका लेता है, जरफ खाली को सुना है कि सदा देता है। वाह वाह। अगर आप फलदार होते जा रहे हैं तो आपकी शाखें नीचे की तरफ हो जानी चाहिए। आपको उसमें घमंड नहीं, बल्कि आप में अदबी लोच आ जाना चाहिए, अपनी सीनियरिटी मेंटेन करके चलना चाहिए। ये अगर कर सकी हमारी नस्ल तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा, और ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप करने निकले हैं जी। और मैं उन लोगों से भी जिनका आप आइंदा इंटरव्यू लें, ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल खुले दिल से बात करें, और मशवरे इसलिए ना दें कि वो कोई बहुत बड़ी तोप है, बल्कि इसलिए मशवरे दें कि वो अपने बच्चों को जी, अपनी अदबी महफिलों को जी जिंदा रखना चाहती हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे बीच में जब उर्दू दम तोड़ रही है जी, इसके साथ जितना जुल्म हो सकता है किया जा रहा है, फिर भी हमारे बच्चे शेर कह रहे हैं और अच्छे। लेकिन उसके अंदर हाँ एक दुख है उसमें है, और वो ये है कि वो लोग गजल तो उर्दू की लिख के लाते हैं मगर हिंदी में लिख के लाते हैं। तो कोशिश ये हो सब लोगों की कि वो उन्हें उर्दू का मामला करें, शाम को ले बैठे जी यहाँ, और उन्हें उर्दू पढ़ा दी जाए, कोई परेशानी की बात नहीं, सब लोग शौक से सीख लेना चाहिए उन्हें। तो ये एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, बिजनौर में उर्दू शायरी में आपके वालिद मोहतरम शौक बिजनौर साहब, निश्तर खान काही साहब का बड़ा नाम था। उनके कुछ हम आसरों के नाम जिनका शायरी में अच्छा काम रहा हो, उन पर जरा तफसील से थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा। शौक साहब तो शायरी के साथ सन 1921 से थे जी। नश्तर साहब की तो पैदाइशी 1930 की है जी, वो मेरे बड़े भाई के साथ के हैं। और तो इसलिए आप ये देखें कि उस वक्त वो ग्रुप जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर मैंने आपको नाम बताए कुछ। एक वलायत हुसैन साहब थे जी, लिया दिया सा, मतलब एक मतलब नाम लगता है लोगों को, लेकिन उस्ताद शायर, बेहतरीन शायर वलायत हुसैन साहब जी। तो बिजनौर के ही रहने वाले थे? बिजनौर के ही रहने वाले थे, और ताजी पहाड़ी के रहने वाले थे। हकीम बिरजीस कदर साहब के बराबर में जो मकान है इसमें रहते थे। साजिद माजिद 2 लड़के हैं वहां, उनके वो दादा के थे मुंशी वलायत हुसैन। उन साहब का एक शेर है, हालांकि उसे कई लोग अपना कहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि क्योंकि मेरे पास उनकी राइटिंग में मौजूद है जी जी, मैं वैसे ही नहीं कह सकता कोई बात। उनका एक शेर है, बेकरारी मेरी देखी है, मेरा ज़ब्त भी देख, वाह, इतना खामोश रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। ये मुंशी वलायत हुसैन साहब का ही शेर है, बहुत मशहूर शेर है। हाँ, दूसरे कयाम साहब के वालिद, वो भी शेर कहते थे। कयाम साहब के वालिद? हाँ जी, कयाम साहब के वालिद, देखिए नाम याद आ जाए तो
अब मेरे को सब कुछ जी हाँ नाम देर में याद आते हैं, बहरहाल याद आ जाएगा। वो भी शेर कहते थे और बुजुर्गों में थे। ये ग्रुप वो है जो बड़ा वाला बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें शौक साहब थे, शौक साहब साथी थे, सूफी जमजम बिजनौरी थे, जी 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 सैफ साहब थे जी, और नजर हसन निकार थे, बुखारा के रहने वाले वो थे, हकीम अख्तर जैदी थे साहब जी जी वो थे। उसके बाद और कोई नाम इसमें रह जाता है तो बड़ों में देखिए, बहरहाल ये नाम, हाँ एक सैयद आबिद हुसैन आबिद थे यहाँ, जी राशिद था ना हमारा, राशिद जी जी राशिद बिजनौरी, उसके वालिद राशिद बिजनौरी साहब के वालिद। वो लोग रहने वाले तो अमरोहे के थे जी जी लेकिन बिजनौर आकर रहने लगे थे जी, लेकिन शायर बहुत उम्दा थे आबिद साहब भी। जी 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 ये मैंने आप सर्च किया कि शौक साहब वाली पीढ़ी थी एक, और वो लोग इंतहाई, मतलब क्या कहूँ आपसे कि शायर बड़े, मोहब्बत करने वाले बड़े। हमें ये नहीं लगता था कि हम सिर्फ शौक साहब के बेटे हैं जी जी हमें ये लगता था कि हम इनमें से हर एक के बेटे हैं जी। बड़ी बात बड़ी। हाँ, तो मुझे आज भी याद है अपना पहला शेर जी तो, मौजे पयाम लाई की तूफान तेरा जरूर, वाह, मौजे पयाम लाई की तूफान तेरा जरूर, हम ही समझ सके ना किनारों की गुफ्तगू। वाह 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 वाह। ये मेरा पहला शेर शेर। था। बड़ी मतलब सबने कमर वमर सबके सब मामले सब ये अच्छा लगा जी। और एक बात याद आ गई, देखिए इस्लाह का तरीका देखिए। मोहतरम कमर मुरादाबादी साहब, यहाँ एक हमारा राही था, हाँ हमारे मतलब नश्तर हमारे ग्रुप में एक नाम राही भी था, राही हमीदी, राही हमीदी नहीं बल्कि दो नाम मानेंगे। देखिए एक तो विसार साहब के बेटे थे जो गवर्नमेंट स्कूल इसमें ये जो मुस्लिम स्कूल है इसमें पढ़ाते थे, नजमी साहब जी हाँ। और एक किसका नाम लिया था मैंने, राही साहब का। हाँ एक राही साहब थे जी, सादात से थे। अच्छा हाँ, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रहने दाऊदी भी खूब बख्शा था, तरन्नुम बहुत अच्छा था उनका, और पढ़ते भी खूब थे और शेर भी खूब कहते थे, और हजरत कमर मुरादाबादी साहब के शागिर्द थे। कमर साहब क्योंकि शौक साहब के दोस्त थे तो तशरीफ यहाँ भी लाते थे। वो यहाँ लेटे थे अपना आराम से, जब जरा सा नक्शा ये दूसरा था तो अपना गल तकिया लगाए हुए मुझे हुक्म हुआ कि ये हाँ शकील गजल सुनाओ उस्ताद को। मैंने कहा बहुत बढ़िया मौका है जी, तो एक मामला हो जाएगा। ये मामला क्या था, उस जमाने में एक तक है लफ्ज और एक तलक है, तो तलक मतरूक कर दिया था जी सब, कोई भी नहीं बांधता था। अब तो फिर खूब बनता है तलक, तो अब तलक मतरूक नहीं है, लेकिन वो उस जमाने में बस एक हवा चली और मेरे एक शेर में है जी। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो मौका होगा नहीं, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि हजरत मैं बनज़र इस्लाह एक गजल पेश कर रहा हूं, देख लें। हाँ, ये बेबुझी सी कोई प्यास
जेरे लब क्या है, वाह ये बेबुझी सी कोई प्यास जेरे लब क्या है, यहां तलक तो वसीला था लफ्ज, अब क्या है। वाह जी, ये बेबुझी सी कोई प्यास जेरे लब क्या है, यहां तलक तो वसीला था लफ्ज, अब क्या है। अब क्या जो पेश पस से जुदा है वो पल मिला है मुझे, न पूछ मुझसे कि मेरा हसब नसब क्या है। वाह 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 जो पेश पस से जुदा है वो पल मिला है मुझे, न पूछ मुझसे कि मेरा हसब नसब क्या है। और देखें कि ये शेर कभी काम आएगा आपके। शगर को आप मुझे रोज शब करें तहलील, वाह वाह शगर को आप जी मुझे रोज शब करें तहलील, रहूं न जब तो मिले जायका अदब क्या है। वाह रहूं न जब तो मिले जायका अज अदब क्या है। बहरहाल वो धूप है कि है परछाइयां भी चमकीली, वाह वो धूप है कि है परछाइयां भी चमकीली, मगर ये खौफ सी एक शय दरूनी शक क्या है। वाह तो इसके अंदर जो मिसरा है पहला ही जी, ये बेबुझी सी कोई प्यास देरे लग क्या है, यहाँ तलक यहाँ तो तलक वसीला था। तो मैंने उनसे कहा हजरत साहब से कि सर देखिए यह तलक, कहाँ तलक तो मतरूक है इस जी। जमाने में। मैंने कहा सर मैं जरा सा नहीं पहुंच सका हूँ वहां तक, किस जगह तक, तो गुजारिश करता हूँ कि इसकी इत्तला कर दो। 10 मिनट दूर लगाए, फिर मुझसे कहने लगे कि हटाया नहीं जा सकता। हटाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि मतला अपने अंदर बड़ा है और उसके अंदर आपका मतला नहीं हटाया जा सकता, और ये तलक वहां से हटाया भी नहीं जा सकता। जी तो मैंने कहा हजरत इस गलती का कोई नाम तो होगा। जी तो मुझसे कहने लगे, याद रखना ये बात सबके काम आएगी। जी मुझसे कहने लगे कि ये शेरी मजबूरी है। शेरी मजबूरी। एक बात सही बात दाखिल हुई शेर में, रूज में सही बात दाखिल हुई मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूं किताबों में, कि ये शेरी मजबूरी है। जहां शेर बहुत बड़ा हो और वहां कोई छोटी मोटी गलती हो और न हट रही हो, तो वहां वो शेरी मजबूरी है। तो जनाब ये मामले खूब थे। शायद हम वहां थे कि वो नश्तर साहब का और अफसर साहब का जमाना जी 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 खूब जमाना रहा। उस जमाने में मजीद मिर्जा ताबा भी यहाँ थे और लोग भी यहाँ थे, और एक मजीद मिर्जा ताबा आ गए थे, वो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, वो भी आ गए थे, और खूब 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 नशस्तें होती थी। यहाँ तो 40 बरस यही हाल रहा। तो उसके बाद ठीक उनसे थोड़ा मतलब नश्तर साहब से यूं समझिए कि और अफसर साहब से थोड़ा बाद जी 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 वाले लोग थे, मैं था उसमें, और हमारा अरशद था। अरशद के शेर सुनाऊं कुछ? अरशद कमाल जी जी। उन दीवारों पे पिछले कई माह से कोयले से ये जुमला है लिखा हुआ, सादा कागज कलम नामा बर बच्चियां अब मेरी दस्तरस से बहुत दूर है। हाँ हाँ, वो जो है सामने बाग उसके परे मेरी मंजिल बताई गई थी मुझे, कल की बिछड़ी हुई धूप फिर आ मिली, एक रूठे हुए हम सफर की तरह। वाह 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 वाह। तो और भी कई अच्छे शेर हैं उसके। फसाद और गारत गरी की खबरें नहीं पहुंचती हैं मुझको जिस दिन मैं डर के आईना देखता हूँ, वाह वाह। तो मेरे सर तो कलम नहीं है। खूब खूब शायरी करता था, दिल्ली जाके मारा गया। ओह ओह, मरहूब साहब रास्ते में कैसे कैसे कीमती लोग खोए। जी बेशक बेशक। इस सफर में यहाँ तक आते आते कैसे कैसे कीमती लोग खोए और कैसा कैसा मामला हुआ। अब आप
जो है अपनी एक गजल। मैं अच्छा अब देखिए, वो यूं बातों में तो याद आ गई थी, जी लेकिन अब सोचता हूं कि कौन सी सुनाऊं। इतरा के चल सकूं, इतरा के चल सकूं, ये अदा भी उसी ने दी। वाह वाह वाह। इतरा के चल सकूं, ये अदा भी उसी ने दी। इतरा के जब चला तो सदा भी उसी ने दी। इतरा के जब चला तो सदा भी उसी ने दी। देहले उठाए हाथ में हैरत जदा थे लोग। वाह वाह वाह। देहले उठाए हाथ में हैरत जदा थे लोग। जो जख्म खा रहा था दुआ भी उसी ने दी। वाह वाह वाह। जो जख्म खा रहा था दुआ भी उसी ने दी। और एक देखिए, चार मिसरे कहीं हो सकता है हम मिले उनमें आपको, कि सूरज की तमाज़त से बिखर जाऊंगा एक दिन। वाह 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 वाह। सूरज की तमाज़त से बिखर जाऊंगा एक दिन। मैं ख्वाब का मौसम हूँ, गुजर जाऊंगा एक दिन। वाह वाह। मैं ख्वाब का मौसम हूँ, गुजर जाऊंगा एक दिन। वो गांव, ये इनकी उम्र का था मैं जब मेरा साहब की जब का शेर है जनाब। अब तो बहरहाल वो गांव जहां उससे मुलाकात हुई थी। वाह वाह। वो गांव जहां उससे मुलाकात हुई थी, ये सोच रहा हूँ कि उधर जाऊंगा एक दिन। वाह 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 वाह। ये सोच रहा हूँ कि उधर जाऊंगा एक दिन। जी, तुम लाख सजा लो मुझे शीशे के घरों में। तुम लाख सजा लो मुझे शीशे के घरों में। मिट्टी का खिलौना हूँ, बिखर जाऊंगा एक दिन। वाह 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 वाह। तुम लाख सजा लो मुझे शीशे के घरों में। मिट्टी का खिलौना हूँ, बिखर जाऊंगा एक दिन। जी, और शेर देखिए इसका कि लफ्जों के समंदर में मेरी लाश पड़ी है। वाह। लफ्जों के समंदर में मेरी लाश पड़ी है। ये सोच के डूबा था उभर जाऊंगा एक दिन। वाह वाह। ये सोच के डूबा था उभर जाऊंगा एक दिन। और वो गजल आप कहें तो सुना दो। जी जी, शायद पता कीजिए। मैं भी कैसा दीवाना हूँ, मैं भी कैसा दीवाना हूँ। दिन में जुगनू ढूंढ रहा हूँ। नकली गुलबूटों के अंदर असली खुशबू ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह। नकली गुलबूटों के अंदर असली खुशबू ढूंढ रहा हूँ। और शेर देखिए कि हाँ, अमृत सागर तक पहुंचा दे, अमृत सागर तक पहुंचा दे, ऐसा जादू ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह वाह। अमृत सागर तक पहुंचा दे, ऐसा जादू ढूंढ रहा हूँ। ढेर पे एक बारूद के बैठा, मौत पे काबू ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह वाह। ढेर पे एक बारूद के बैठा, मौत पे काबू ढूंढ रहा हूँ। और दरिया दरिया लहरों लहरों दीप सजाकर जीत गया। वाह। पहले मैंने लिखा था इसमें हार गया, हटा दिया। जी हाँ जी, दरिया दरिया लहरों लहरों दीप सजाकर जीत गया। अब तो हूँ एक बूढ़ा माझी, अंतिम टापू ढूंढ रहा। वाह वाह वाह। अब तो हूँ एक बूढ़ा माझी, अंतिम टापू ढूंढ रहा हूँ। और शेर देखें कि वो भी मुझको भेंट चढ़ाने काली नागन लाया है। तो वो भी मुझको भेंट चढ़ाने काली नागन लाया है। तो डंक से पत्थर पानी कर दे, मैं वो बिच्छू ढूंढ रहा हूँ। वाह। डंक से पत्थर पानी कर दे, मैं वो बिच्छू ढूंढ रहा हूँ। वो और मैं तो पहरों बैठे प्यार की बातें करते थे। वो और मैं तो पहरों बैठे प्यार की बातें करते थे। वो भी चाकू, वो भी खंजर ढूंढ रहा है, मैं भी चाकू ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह। दोस्त की समत उड़ूं तो, दोस्त की समत उड़ूं तो उड़ान खुशबू दे। वाह वाह वाह। दोस्त की समत उड़ूं तो उड़ान खुशबू दे। दोस्त के पास से लौटूं थकान खुशबू दे। वाह वाह वाह। दोस्त के पास से लौटूं थकान खुशबू दे।
और इसमें एक शेर है, आखिर का शेर सुन लो। मैं जी जी जी। इरशाद। मेरे ख्याल अभी तो कली बने हैं शकील। वाह वाह। मेरे ख्याल अभी तो कली बने हैं शकील, खिले ये फूल तो हिंदुस्तान खुशबू दे। वाह वाह वाह। खिले ये फूल तो हिंदुस्तान खुशबू दे। आप थे मोहतरम शकील बिजनौरी साहब, जिनसे हम बिजनौर की अदबी सरगर्मियों पर गुफ्तगू कर रहे थे। जल्द ही किसी दूसरे शायर के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, अपने मशवरों से नवाजें।